हमारे घर में अभी बहुत बड़ी कयामत गुजरी थी, जिसको ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। अम्मी यानी जुलेखा बीवी ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया था। सब मोहल्ले वाले एलईडी की स्क्रीन पर नजर जमाए बैठे हुए थे, क्योंकि आज इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मेरी और मेरी माँ की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा नाम एहसान है, मैं कैमरे का काम करता हूँ। मेरे पास जदीद किस्म के कैमरे थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि कैमरे को कहाँ और कैसे लगाना है ताकि मंजर बिल्कुल साफ दिखाई दे। आज जो कैमरा लगा था वो किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक कब्र पर नस्ब था, और हम सब उस कब्र के अंदरूनी मंजर को देखने वाले थे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफनाया गया था। वहाँ पर मेरा शागिर्द आदिल भी खड़ा था, जिसका काम ये देखना था कि कैमरा अपनी जगह पर ठीक तरह से लगा रहे। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। कोई कह रहा था कि पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाए। कोई कह रहा था कि मरियम ऐसी लड़की तो नहीं लगती थी, लेकिन इसकी सास जुलेखा बीवी ने जो बातें कही हैं उनको सुनकर सब यही देखने आए हैं कि उसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे ही कैमरे का मंजर एलईडी पर नमूदार हुआ तो लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे, कुछ सजदे में गिर गए, और मैं पागलों की तरह भागता हुआ अपनी बीवी की कब्र की तरफ दौड़ा। मैंने देखा कि वहाँ मंजर था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मरियम मरियम मेरी बीवी थी, जिससे मैंने पसंद की शादी की थी, और निहायत खूबसूरत, नेक, बाहया और मेहनती लड़की थी। पूरे घर का काम हंसी खुशी करती थी, लेकिन मेरी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक और लड़की पसंद की थी, और उसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो चुके थे, मगर उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो किसी और लड़कों के साथ गलत ताल्लुकात में है, जबकि मरियम कुरान पाक की हाफिज़ा और दीनदार लड़की थी। मैंने अपनी माँ को बताए बगैर निकाह इसलिए किया कि अगर पहले बताता तो वो हंगामा खड़ा कर देती। निकाह के बाद जब उन्हें खबर हुई तो तूफान बर्पा कर दिया। उन्होंने मुझे सख्त बातें सुनाई, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी जिंदगी मरियम के साथ गुजरेगी। मरियम अपनी सास को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। वो हर वक्त कहती थी कि एक दिन अम्मी ज़रूर मुझसे खुश हो जाएंगी, लेकिन अम्मी को शायद उससे कोई लगाव ही नहीं था। एक दिन अम्मी ने मुझे फ़ोन किया और घबराकर बोली, एहसान फौरन घर आओ, तुम्हारी बीवी के कमरे में एक गैर मर्द है और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ है। ये सुनकर मैं घबरा गया। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अक्ल ने साथ नहीं दिया। मैं दीवानावार घर की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद जरूर था, मगर ताला नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मरियम ने चौंक कर कहा, क्या हुआ एहसान, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस एक ज़रूरी कैमरा घर भूल गया था, वो अलमारी से निकाल दो। उसने फौरन कैमरा निकाल के दे दिया। कमरे में एक मर्द बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया और कहा कि खाना खा के जाना। फिर मैं बाहर आ गया। अम्मी बाहर बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि अम्मी, वो गैर मर्द नहीं था, वो मरियम का सगा भाई है जो बैरून मुल्क से आया है। अपनी बहन की शादी में शामिल न हो सका, इसलिए आप मुलाकात करने के लिए आए हैं। आपने बिला वजह मुझे शर्मिंदा कर दिया। अम्मी बोली, मुझे क्या पता था वो भाई है। उसने आते ही उसके माथे पे बोसा दिया और अंदर चला गया। मैंने कहा, अम्मी, अगर उसने ऐसा तो तरीका गलत था, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बदकिरदार समझे। रात तब मैंने मरियम से पूछा कि तुमने भाई का और अम्मी का तारुफ क्यों नहीं करवाया? तो वो बोली, भाइयों को तारुफ करवा दिया था जब वो घर आए। अम्मी सामने बैठी थी, मैं कमरे में थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं मरियम का भाई हूँ, बाहर के मुल्क से आया हूँ, तो मैं क्यों अलग से कहती। इस बात के वाजे था कि अम्मी ने झूठ बोला और सिर्फ फसाद डालने के लिए ऐसा किया। मरियम हमेशा सब्र करती और कहती, माँ है, आखिर एक दिन सब समझ जाएंगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मरियम ने खुशी से बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैंने फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है और उम्मीद है कि उम्र के दिन अच्छे गुजरेंगे। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा, मगर ये खुशी भी सिर्फ मुझे ही महसूस हुई। अम्मी के चेहरे पर वही नागवारी थी। वो बेचारी परेशान होती थी। मैंने उसे तसल्ली दे दी कि जब बच्चा आएगा तो अम्मी तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी माँ एक जिद्दी औरत है। उसने सारी जिंदगी मेरे वालिद को भी इसी तरह जलील किया।
अपने ससुराल वालों को भी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी। जब मेरी माँ की शादी हुई तो मेरी नानी ने शुक्र का कलमा पढ़ा था, और जब मेरी माँ ज्वाइंट फैमिली से अलग हुई तो लोगों ने खुशी का इजहार किया था। कुछ औरतें ऐसी होती हैं, और मेरी माँ भी ऐसी ही थी। जब कोई आपके अपने बारे में कोई बुरी बात करता और वो बात सच्ची नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है, मगर जब वही बात सच्ची साबित हो तो आपको गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस होता है। और मुझे भी अफसोस होता था। मैंने अपनी बीवी के सामने ये नहीं कहा कि मेरी माँ तो ऐसी ही है, बल्कि मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान न हुआ करो। मेरी माँ अक्सर झगड़े भी कर दिया करती थी, खुद ही मेरी बीवी को बातें सुना देती थी, खुद ही कहती थी ये हुआ वो हो रहा है। और अगर कभी सच में ऐसा ना होता तो फिर रोना शुरू कर देती और कहती कि इसने मेरे साथ गुस्ताखी की है। जब भी मैं घर आता मुझे कोई न कोई तनाव वाली बात सुनने को मिलती। कभी ऐसा नहीं देखा कि सब कुछ नॉर्मल रहा। तब मेरी बीवी हामिला थी और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी परेशान हो, मगर वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी माँ ने सारे घर के काम मुझ पर डाल दिए थे और उसके बगैर ये घर नहीं चलता था। एक दिन मैं अफसरदा ही था जब घर में किसी बात पर शदीद लड़ाई हुई और मेरी माँ ने एक इंतहाई कदम उठा लिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और मैं उस वक्त उस अंजाम से बेखबर था। मेरी 5 माह की हामिला बीवी इस दुनिया से चल बसी। जुलेखा बीबी ने उसे धक्का दिया था और उसका सर दीवार से जा लगा था। जब मैं घर पहुंचा तो मोहल्ले की 2 औरतें पहले से मौजूद थीं और मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरी दुनिया भर के दुख ऊपर आ गए। मेरी बीवी जो माँ बनने वाली थी वो इस दुनिया से चली गई। उन्होंने कहानी घर कर बताई कि ये औरत बिना खा रही थी और तुम्हारी माँ ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा, मगर उसका सर दीवार से जा लगा और वो फौत हो गई। मेरी कैफियत अजीब सी हो गई। यूं लगा जैसे मेरी ऊपर कयामत टूट पड़ी है। लोग कहते हैं कयामत आएगी, और जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो वही कयामत होती है। मेरी औलाद भी इस दुनिया में आने वाली थी। मेरी बीवी भी जिसे मैंने मोहब्बत से लिया था। मैंने अपनी माँ से सख्ती से लड़ाई शुरू कर दी और कहा ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी बदकिरदार नहीं थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों धक्का दिया? जुलेखा बीबी ने कहा मैं तेरी बीवी की जान लेने का इरादा नहीं किया, हादसा हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा है। वो औरतें भी मेरी माँ के साथ थी, मगर वो औरतें भी दरअसल जुलेखा बीबी की अपनी दोस्त थी। मैंने कहा मैं कबूल नहीं करता, मेरी बीवी बद किरदार थी। जुलेखा बीबी ने कहा अगर इस्लाम में कोई किसी की जान ले ले या झूठ बोले या चोरी करे तो उसे सजा भी मिलती है, मगर जिना पर सबसे बड़ी सजा दी जाती है। तेरी बीवी ने जिना किया है, इसीलिए उसका हिसाब आज ही रात से शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम उसकी कब्र में कैमरा लगा दो और देख उस पर किस तरह अजाब आता है। इस बयान के बाद रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए और मोहल्ले में ये मामला फैल गया। जुलेखा बीवी ने साफ कहा था कि उसके धक्का देने की वजह से वो दुनिया से चली गई है और अब उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर जुलेखा बीवी ये कहती कि मैंने जानबूझकर तेरी बीवी को मार दिया तो फिर भी उस वक्त बदला नहीं ले सकता था, मैं किसी की जान नहीं ले सकता था, मुझे बस अफसोस था। मगर अगर ऐसी बातें की जा रही थी तो उन्हें सबूत के साथ साबित करना होगा। मैंने कहा ठीक है, कैमरा लगा दो और हम सब देखेंगे उस पर क्या होता है। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे ताकि तेरे दिल में कोई शक की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि तू मेरा बेटा है और हम एक ही घर में रहते हैं। मेरा काम कैमरे लगाने का था। मेरे पास बड़े जदीद कैमरे थे, छोटे बटन कैमरों से लेकर बड़े कैमरों तक हर किस्म का सामान मेरे पास मौजूद था और कब्र के अंदर कैमरा लगाना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं थी। इसकी इतनी रेंज थी कि हम घर में बैठे मंजर देख सकते थे। मेरा एक शागिर्द आदिल भी था। मेरी माँ ने उसे कहा ये काम तेरा है, जाकर कब्र में कैमरा लगा दे और फिर जल्दी से मैयत दफन कर दी जाए। मेरी बीवी के माँ बाप को भी इतलाफ दे दी गई, मगर जब वो पहुंचे मैयत को जल्दी से कब्रिस्तान ले जाया जा चुका था और जल्दी से उसे दफन कर दिया गया और कैमरा भी नस्ब कर दिया गया। मोहल्ले की सारी औरतें और कुछ रिश्तेदार एलईडी की तरफ देख रहे थे और जैसे जैसे मंजर एलईडी पर आता जा रहा था मुझे ऐसा लगने लगा कि जो कुछ हुआ है वो हकीकत है
और मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे मर्द का दिल नहीं रोता। मैंने कहा मर्द के दिल में दर्द नहीं होता। वो मेरी बीवी थी, मेरा जज्बा था। मेरी माँ ने कहा जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वाकई बदकिरदार थी तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। बस देखो अभी क्या होता है। उस वक्त मेरा दिमाग कुछ भी संभल नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जिस बीवी को सुबह खुश आमदीद कहकर छोड़कर गया था वो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो मुझे 2 दिन पहले बता रही थी कि अम्मी हर रोज मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। शाम तक मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वो मुझसे कहती थी मुझे कुछ दिन के लिए अम्मी के घर छोड़ दो। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए छोड़ आऊंगा। तुम बस एक हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में रखकर चली जाना। मगर वो कहती थी अम्मी ताज़ा खाना पसंद करती हैं, फ्रीज किया हुआ खाना नहीं खाएंगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी खातिर अम्मी के लिए बाहर से खाना मंगवा दूंगा या खुद बना दूंगा ताकि तुम आराम कर सको। वो चाहती थी मैं सुबह से शाम तक अपने वालिदैन के साथ कुछ दिन रहूं ताकि वो आराम कर सके। वो कहती थी तुम मुझसे प्यार करते हो ना। मैं कहता था बहुत प्यार करता हूँ मगर मेरे और कोई भाई बहन नहीं, इसलिए मेरी माँ ने सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारनी है। मुझे भी समझ आती है वो मेरी माँ है मगर मैं क्या कहूँ, हमें इनके साथ गुजारा करना होगा। मरियम कहती थी मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपकी माँ है। मैं उसे ये सोचकर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो आपकी जन्नत है और यही सोचकर वो सब्र करती रही। मगर आखिरकार हालात ऐसे बने, मरियम हमसे जुदा हो गई और मैं रह गया सिर्फ रुख और सवालात के लिए। मैंने सिर्फ इंसाफ की उम्मीद रखी और ये उम्मीद रखी कि हक और सच आखिरकार एक दिन सामने आएंगे। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी मरियम को गले से लगा लिया और कहा तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन आज मेरे साथ क्या हो गया, मैं बदकिस्मत बन गया। मैं उसे जिंदा छोड़ कर गया था और जब वापस आया तो मुझे बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रही और मुझे ये बात भी बताई गई कि मेरी वो बीवी जिस पर मुझे खुद से ज्यादा एतबार था जिनाकार निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी माँ जुलेखा बीबी ने उसे इस दुनिया से भी रवाना कर दिया था। इतनी नफरत थी मेरी माँ को उससे। अगर उसने वाकई कोई गुनाह भी किया था तो मेरे आने का इंतजार तो कर सकती थी। मैं खुद इंसाफ करता, मैं फैसला करता कि क्या करना है। अगर वो वाकई गुनहगार होती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन उसकी जान तो ना लेते। उसके माँ बाप भी मेरी तरह ही गरीब लोग थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पकती थी। उनका बेटा बाहर रोजगार के लिए गया हुआ था। वो हमसे क्या लड़ते, लेकिन उनकी नज़रें जो मुझे देख रही थी वो मुझे भी मार देने के लिए काफ़ी थी। मैंने तो उनसे वादा किया था कि उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख सका। मैं उसे अपनी माँ से भी नहीं बचा सका तो दुनिया से क्या बचाता। जिस शागिर्द को वहाँ कब्र पर खड़ा किया गया था वो बहुत नेक इंसान था, बिल्कुल मेरा भाई जैसा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कब्र का मुंह बंद कर दिया गया, सिर्फ थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी गई थी जहाँ से हाथ डालकर कैमरा वापस निकाला जा सकता था, क्योंकि वो कैमरा बहुत महंगा था और अभी तक मैंने उसके पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। वो बाहर के मुल्क से मंगवाया गया था। कुछ लोग आते थे और उस कैमरे को किराए पर ले जाते थे। थोड़ी देर बाद कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी और मेरी माँ जुलेखा बीबी कहने लगी देखो देखो अजाब शुरू हो गया है उस बदकिरदार औरत पर। अरे उसने तो मेरे घर को चकला बना दिया था। कभी कोई आता था, कोई जाता था, मर्दों को अंदर घुसा कर दरवाजे बंद कर लेती थी। मेरी माँ क्या क्या कह रही थी और अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया तो पहले ही लुट चुकी थी। लेकिन अचानक लोगों ने चीखना शुरू कर दिया और जब मैंने स्क्रीन पर मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे मैयत कब्र को बाहर धकेल रही है। मैं भागता हुआ कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। कब्रिस्तान हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 2 गलियों के फासले पर था। तभी हमें कैमरे का अक्स वाज़े नज़र आ रहा था, क्योंकि उस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज़्यादा थी। मैं इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरे घुटने जवाब दे रहे थे। 2 बार रास्ते में गिरा, लेकिन जब कब्रिस्तान पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरा शागिर्द मेरी तरफ भागा और उसने कहा
بھابھی بھابھی بس اس کی زبان سے اتنا ہی نکلا اور پھر دو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہا تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا، یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم فوراً مریم کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً ICU میں داخل کیا اور وینٹیلیٹر پر ڈالا کیونکہ اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی مریم اس دنیا سے گئی نہیں تھی۔ دیوار سے سر ٹکرانے کی وجہ سے جھٹکا لگا تھا جس سے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی اور میری ماں زلیخا بی بی کو اس بات کا علم تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مریم کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی اچانک قبر کھودنے لگا اور وہ میرا شاگرد تھا کیونکہ اسے اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیمرے کے سوراخ سے تھوڑی سی آکسیجن اندر جا رہی تھی جس کی وجہ سے مریم ابھی زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھ پر تو کرم ہوا مگر شاید اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ 4 دن تک مریم زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ ڈاکٹرز کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ میں مقروض ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے قرضے لیے تھے، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر شخص رہتا تھا، اس کا نام سونا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اس کے پاس دولت بے شمار تھی مگر خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں تو واپس کر دینا، اگر نہ ہوں تو مت دینا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس حالت میں اس کی جان بچنا ممکن نہیں تھی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا، لیکن اب اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا میری بیوی مریم کسی طرح بچ جائے اور مجھ پر کرم ہو۔ میری ماں سارے رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا قصور کوئی نہیں ہے، بس یہی اس کی زبان پر چل رہا تھا۔ 12 دن بعد میری بیوی مریم کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، لیکن وہ ابھی بھی ICU میں تھی اور 1.5 مہینے بعد اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، اسے مصنوعی پھیپھڑوں سے سانس لینا پڑے گا۔ اس کی حالت اب بہت نازک تھی۔ وہ مجھے بس عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اشارے سے پوچھا ہمارا بچہ؟ میں نے کہا وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ روئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے لیے رونا خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کبھی بھاری کام نہیں کر سکے گی، زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے گی اور صرف گھر کے اندر ہی چل سکے گی۔ ساری زندگی سانس لینے کے لیے مصنوعی پھیپھڑے اور آکسیجن سلنڈر استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی آئی تو شاید اس کی زندگی آسان ہو سکے، لیکن فی الحال اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی مریم کو لے آیا۔ اس کے ساتھ کئی مشینیں آئیں اور انہیں مشینوں کے سہارے زندہ رہنے والی تھی۔ میں پورے 35 لاکھ کا مقروض ہو چکا تھا۔ میری دکان بک چکی تھی، میرے سارے کیمرے، میرا سارا مال، سب کچھ بک چکا تھا۔ میرے گھر میں گندگی مچی تھی، جالے لگے ہوئے تھے۔ کچھ رشتہ دار اچھے تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور میری بیوی کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے اس کا خیال کرنا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ اس کو تو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑو، اب ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس پہ تو بہت پیسے لگیں گے، ساری زندگی اس کو اسی طرح سنبھالنا پڑے گا۔ اب یہ تیرے کس کام کی؟ اس کے تو بچے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اپنا سامان باندھیں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کو ایک نرس اور اپنے سسر کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ میرے ماموں بہت امیر تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور میرے حال پر رحم کریں۔ میری ماں حیران رہ گئی، وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے ان سب کو سب کچھ بتایا اور اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے کہا آپ ہی سنبھالیں کیونکہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف اسے ہی سنبھال سکتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے جاتے جاتے دیکھا
اور مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب مریم اسی طرح زندہ رہتی ہے۔ تھوڑی بہت بہتری آئی، لیکن وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے کہا، اس میں آپ کا قصور نہیں، وہ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایسے مریض کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں آدھی رہ جاتی ہے۔ میں تو اسی بات پر خوش ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن جب بھی اسے دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ میری مریم کے لیے دعا کریں، کوئی کرشمہ ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دکھایا کہ اس کی جان بچائی، اسی طرح صحت بھی واپس آ جائے۔ یہ سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ وہ کتنی زیادہ صحت مند تھی، کیسے بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کرتی تھی، مجھے ایک صحت مند اولاد دینے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا صرف اس لیے کہ میری ماں کو اس سے نفرت تھی۔ بس وہی ساس بہو کی روایتی نفرت جس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی ماں کو کبھی معاف کر پاؤں گا، لیکن اب میری ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا، اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، پر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا اور ایسے ہی گزاروں گا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی تو پھر بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ عورت کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔